नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। हालांकि बजट आए हुए दोस्तों 2 दिन हो गए, 1 फरवरी को बजट आया, लेकिन बजट का निचोड़ निकालने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं यहाँ पे बजट का निचोड़ लेकर आया हूँ आम आदमी के लिए, छोटे समझ वाले लोगों के लिए, कि क्या क्या बजट में आपको मिला और क्या नहीं मिला, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ इस बजट 2022 में। तो यहाँ पे डिटेल बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त होता है, और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए भी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो एक एक करके पॉइंट वाइज समझने की बात करेंगे कि इस बजट में मिला क्या और क्या नहीं। देखिए, हर साल की तरह इस साल का जो केंद्रीय बजट था आ गया, और पेंडेमिक से पीड़ित सारे लोग, हम लोग पेंडेमिक से पीड़ित थे, कोरोना काल, कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ फायदे ही ढूंढ रहे थे। सारे लोग ढूंढ रहे होंगे, आप भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन जहाँ हम आम आदमी, नॉर्मल आदमी हैं, इस बजट में कुछ खास बात ढूंढ रहे थे, जैसे कि टैक्स वगैरह की बात कर ले, वही HNI और कॉरपोरेट, स्पेशली अडानी और अंबानी, यानी जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, अडानी और अंबानी इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अब होना भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे भाई, कि जहां FM ने आम आदमी को टैक्स स्लैब के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने ना टैक्स स्लैब के बारे में कि कम कर रहे हैं या थोड़ा राहत दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं HNI और कॉरपोरेट के लिए काफी टैक्स मेजर सुनने में आया, जैसे इसके अलावा डाटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज, इन दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इंक्लूड करने का भी डिसीजन दिया। एक बार फिर से अडानी और अंबानी को फायदा ही हुआ है। कैसे? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर ये दोनों जो भी कॉर्पोरेट कर रहे हैं वो ज्यादातर एनर्जी सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, सोलर पे फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डाटा यानी कि क्लाउड पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए तो FM साहिबा ने काफी कुछ इसमें टैक्स मेजर करने की कोशिश भी किया है, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको डेवलप करने के लिए। तो इस वजह से एक बार फिर से अडानी और अंबानी को फायदा हुआ। अब सोच रहे होंगे कि कैसे, क्योंकि उन्होंने इसी सेक्टर में ही बहुत सारा चीप और लॉन्ग टर्म क्रेडिट लोन मिलने की बात कही है। तो क्या बजट जो 2022 था सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और कॉरपोरेट के लिए ही था? क्या इसमें जो स्टेट्स मिडिल क्लास यानी हम और आप आदमी था, उसमें कुछ था भी या नहीं था? इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखने की कोशिश करना पड़ेगा दोस्तों। अगर इसके डिटेल की बात करें तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि बजट में पॉइंटर क्या क्या था, मेन इसके अंदर का जो निचोड़ था वो क्या था। तो इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात जो कि मिलना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन अगर आप IT रिटर्न दाखिल करते हैं, ITR करते हैं, तो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए 2 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जहां पर आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी करेक्शन करना चाहें तो 2 साल के अंदर में उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 1.5 लाख, है ना, 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है ना, जो गांव में है, शहर में है, रूरल एरिया में है, जहां पे भी पोस्ट ऑफिस है, वो अब सब कोर बैंकिंग के सिस्टम में जुड़ जाएगा। कोर बैंकिंग के सिस्टम से जुड़ने से क्या होगा कि आपको ATM मिलेगा पोस्ट ऑफिस का, नेट बैंकिंग मिलेगा, और मोबाइल बैंकिंग का भी फायदा पोस्ट ऑफिस में भी अब मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा काम सरकार ने किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से ई पासपोर्ट का सेवा भी शुरू कर रही है सरकार। ई पासपोर्ट मतलब ऑनलाइन जो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट वगैरह जिसको बोलते हैं ना, वो अब शुरू करेगी, जिससे कि आपको ट्रेवल करने में बहुत आसानी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और 1 अक्टूबर से ही अनब्लेंडेड फ्यूल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, यानी कि लगभग 2 रुपया प्रति लीटर आपको पेट्रोल में आता हुआ, यानी जो अनब्लेंडेड है उसमें आपको 2 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा पर लीटर। तो ये कुछ पॉइंटर था जो डायरेक्टली एक आम आदमी यानी हमारे और आपके जैसे जो गाड़ी मोटर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो पेट्रोल तो डलाते होंगे, डीजल डलाते होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा, तो आम आदमी से रिलेटेड है। लेकिन बजट 2000 में भारत की इकोनॉमी यानी कि अगला जो 25 साल में तेजी से बढ़ने के लिए जो जो चीज होना चाहिए उसमें काफी कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेंगे कि आखिर जो है 2025 तक में 25 साल में हम लोगों को क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस बजट के थ्रू। तो स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जहां स्टेट्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट को यानी किसी भी राज्य को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अब 15,000 करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। यानी किसी भी राज्य को जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करना है, तो 15,000 करोड़ के लिए फंड रखा गया था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। रेल नेटवर्क में भी काफी जो है सुधार होगा। जैसे अगले 3 साल में भारत
400 नए जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन बनाएगी। वंदे मातरम ट्रेन का तो नाम सुना होगा ना, तो उसमें 400 न्यू जनरेशन वंदे मातरम ट्रेन को बनाएगा, सरकार का ये है। गति शक्ति मास्टर प्लान में रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पार्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी पर भारी मात्रा पर जोर दिया जाएगा। बार बार एफएम साहिबा कह रही थी गति शक्ति पीएम गति शक्ति योजना ना, तो उसका मतलब यही था कि जितना रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, पानी में जो लॉजिस्टिक होता है पानी के थ्रू, सब पे काफी मात्रा में फोकस किया जाएगा। 100 नए कार्गो टर्मिनल अगले 3 साल में बनाए जाएंगे, कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे नेटवर्क भी एक्सपेंड होगा, करीबन 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे को एक्सपेंड और बढ़ाया जाएगा। तो ये बजट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है एफएम के द्वारा। इसके अलावा अगर देखें तो एफएम साहिबा ने, निर्मला सीतारमण जी ने और भी बहुत उससे कुछ कहा है कि 5G रोल आउट, प्रोडक्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल्स और आवर डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी ब्लूप्रिंट सरकार ने अपने बजट 2022 में दिया है। देखिए 5G रोल आउट और प्लस प्रोडक्शन ऑफ सोलर मॉड्यूल, ये दोनों पर फोकस कर रही है सरकार अपने बजट में 2022 में, ये अच्छा है। इंडियन गवर्नमेंट काफी हद तक आत्मनिर्भर भारत पे फोकस भी कर रही है, जैसा कि आपको पता है पीएम मोदी का भी राय कि आत्मनिर्भर भारत बनो, सब कुछ इंडिया में बनाओ, इंडिया में बेचो। तभी शायद इस बजट में किसान, एग्रीकल्चर और मिडिल क्लास से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसीलिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो आत्मनिर्भर बन पाएंगे, शायद ये भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा नेगेटिविटी हो रही है कि थोड़ा सा तो टैक्स रिबेट एक बार मिलना चाहिए, खासकर जो एलटीसीजी वाला है ना, जो हम लोग ट्रेड करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत तो आपको मिलनी ही चाहिए। 1% भी कम कर देते तो बहुत अच्छी बात होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अपना अलग ही फायदा होता है, ऐसे मैं आपको बता दूं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है तो उसका भी अपना फायदा होता है। जाहिर है ज्यादा इंफ्रा मतलब ज्यादा से ज्यादा जॉब, और ज्यादा जॉब मतलब अच्छी आमदनी, और अच्छी आमदनी मतलब अच्छी इकोनॉमी, सीधा सीधी मतलब यहाँ पे ये है। बजट में एफएम निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही। ये चीजें क्रिप्टो करेंसी पे भारत में कंफ्यूजन चल रहा था, बैन किया जाएगा सरकार की, बैन नहीं किया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, काफी कंफ्यूजन चल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने साफ सुथरा कह दिया कि भाई हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, और साथ में ये भी बताया उन्होंने कि अब से क्रिप्टो और एनएफटी जैसे वर्चुअल एसेट्स पे भी अब आपको 30% टैक्स लागू होगा विथ 1% टीडीएस डिडक्शन के साथ, यानी कि 30% तो देना होगा प्लस 1% टीडीएस डिडक्शन भी देना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर की तरह अपना नेट लॉस अपने नेट प्रॉफिट के साथ कंसोलिडेट नहीं कर सकते। यानी कि उन्होंने पूरा पूरा एक चीज ये तो बोल दिया कि यहाँ पे बैन नहीं करेंगे हम भारत में, और ना ही हम इसको भी फिलहाल लीगल करने के चक्कर में, लेकिन आपको कमाई पे 30% टैक्स देना होगा। ये चीजें उन्होंने इस बात से साफ हो गया कि यहाँ पे बैन जैसी भी स्थिति नहीं बनेगी। हम सभी जानते हैं कि टैक्सेशन डजंट मीन लीगलाइजेशन, लेकिन क्रिप्टो को 30% के टैक्स स्लैब में रखने से एक बात तो कहना बनता है कि वो ये है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली मिडिल क्लास इन्वेस्टर को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से दूर कर रही है, तभी तो 30% का टैक्स लगा रही है ना, नहीं तो 30% का टैक्स कम थोड़ी, बाप रे बाप 30%, यहाँ 15% एलटीसीजी देते हैं तो उसमें फट जाती है हम लोगों की, और वहां तो वो 30% मांग रही है, तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 30% बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग भी अपना राय और विचार बताइएगा कमेंट में, और क्या लगता है आपको ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया 30%? अच्छा, तो इसके आगे अगर हम लोग और बढ़े, इस बजट को लेकर सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने अपनी नाराजगी भी जता दी, और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे मीम्स लेके बनाया और क्या क्या बनाया, बहुत सारा चीज ट्रोल किया। और ओपोजिशन ने फिर एक बार पूछा कि क्या ये सरकार आम आदमी की नहीं है, क्या ये सरकार सिर्फ कॉरपोरेट और अडानी अंबानी जैसे एचएनआई की है? विदाउट ए डाउट, बिना किसी शक के 2022 में मिडिल क्लास और आम आदमी को गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। इसमें आपको साफ सुथरा बजट में भी पूरा देख रहा तो वही समझ में आ कि कहीं कुछ नहीं मिला आम आदमी के लिए, कुछ भी नहीं था, नथिंग था, जीरो था। लेकिन साल 2023 में ऐसा नहीं होगा। जानते हैं क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब तक 2024 का इलेक्शन शुरू हो जाएगा, 2024 का इलेक्शन का सुबुगार शुरू हो जाएगा, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तब कोई भी सरकार हो उन्हें
अडानी अंबानी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास ही दिखाई देते हैं। इसलिए 2023 में मैं मान के चलता हूं कि गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, यानी कि हम लोग जैसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस बजट में। तो ओवरऑल ये एक निचोड़ था, क्या मिला क्या नहीं मिला, कहाँ निराशा हुई और कहाँ पे हताशा हुई, और क्या लगा और क्या नहीं लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी वाली वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।